साथियों, ओनली जीएस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र नागरिक शास्त्र एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो इसकी 10 क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। आज हमारी ये 11वीं क्लास है। तो 11वीं क्लास का ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नव वामपंथी विचारक हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए एरिक फ्राम और ऑप्शन नंबर बी मार्क्यूज। एरिक फ्राम और मार्क्यूज दोनों ही नव वामपंथी विचारक हैं, अतः विकल्प ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, नेहरू समर्थक थे? तो इसका सही जवाब बनेगा गणतांत्रिक समाजवाद की। पंडित जवाहरलाल नेहरू गणतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। जवाहरलाल नेहरू की लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। ये आर्थिक नियोजन, समाजवाद तथा लोकतंत्र में समन्वय स्थापित करना चाहते थे, इसलिए लोकतांत्रिक समाज में निष्ठा व्यक्त की। इसलिए नेहरू जी ने भारत में भूमि सुधार को प्राथमिकता दी तथा जमींदारी ताल्लुकेदारी प्रथाओं को मिटाने की पहल की। इन्होंने राष्ट्रीयकरण की नीति भी अपनाई और प्रतिरक्षा तथा अन्य प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117। प्रश्न नंबर 117 है, समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करता है? तो इसका सही जवाब बनेगा राज्य के द्वारा नियोजन हो। समाजवाद राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन का पक्षधर है। पूंजीवाद का विरोधी दर्शन होने के नाते समाजवाद भूमि उद्योग तथा उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व राज्य द्वारा स्वामित्व की वकालत करता है। समाजवादियों के अनुसार व्यक्ति उद्योग एवं व्यक्ति लूटमार है। ब्लेचफोर्ड के अनुसार भूमि तथा उत्पादन के सभी साधनों को राष्ट्रीय संपत्ति बना दो, सभी खेतों, खानों, जहाजों, रेलों को राष्ट्रीय नियंत्रण में रख दो, बस व्यावहारिक समाज पूरा हो जाएगा। निम्न निम्न में से कौन विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? तो इसका सही जवाब बनेगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विकेंद्रीकृत समाजवाद के समर्थक थे। पूंजी के संचय तथा बढ़ती हुई बेकारी को रोकने के लिए लोहिया ने छोटी मशीनों पर आधारित उद्योग का समर्थन किया। लोहिया प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के भी समर्थक थे। इन्होंने चौखंबा राज्य की कल्पना की, जिसके अंतर्गत गांव, मंडल, जिला, प्रांत तथा केंद्रीय सरकार इसके 4 स्तंभ होंगे। व्हील ऑफ हिस्ट्री इनकी प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119। समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी राज्य कल्याणकारी संस्था है। समाजवादियों के अनुसार राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। इनके अनुसार व्यक्तिवादी पुलिस राज्य समाज की पूरी भलाई नहीं कर सकता। समाजवादी राज्य के कार्य क्षेत्र को व्यापक करना चाहते हैं। ये गरीबों, मजदूरों, असहायों के हित में राज्य को कल्याणकारी कार्य सौंपते हैं, अर्थात ये राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को मानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120। समाजवादी विचार का संबंध है? तो इसका सही जवाब बनेगा आर्थिक समानता से। समाजवादी विचारधारा उदारवाद व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुई है।
जहां पूंजीवाद स्वतंत्रता को केंद्रीय धारणा मानता है, वहीं समाजवाद व्यक्ति की समानता को आधारभूत मानता है। समानता में भी यह आर्थिक समानता पर सर्वाधिक बल देता है। व्यक्तिवाद जहां व्यक्तियों को महत्व देता है, वहीं समाजवाद समाज केंद्रित अवधारणा को समाजवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व का पक्षधर है। समाजवाद आर्थिक व्यवस्था को नियोजित करके सबके उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसी संदर्भ में लैंडलर ने कहा कि प्रजातांत्रिक आदर्श का आर्थिक पक्ष वास्तव में समाजवाद है। अगला प्रश्न है समाजवादी विचार का संबंध है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता से। अगला प्रश्न है समाजवादी जोर देते हैं, तो इसका सही जवाब बनेगा व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार पर, सॉरी, आर्थिक समानता पर। निम्नलिखित में कौन एक समाजवाद की विशेषता है, तो इसका सही जवाब बनेगा सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व पर। समाजवाद उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण और स्वामित्व चाहता है, जिससे कि इनकी आय का सामाजिक हित के लिए उपयोग किया जा सके। आय की असमानताओं को कम करते हुए अशिक्षा, बेकारी, भुखमरी और अस्वस्थकर स्थितियों पर नियंत्रण पाया जा सके। समाजवादी विचारक प्रकृति प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि उनका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। तो अगली व्याख्या है प्राकार प्रक, प्रक्रा- प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व हो जाने में इनके अपव्यय पूर्ण प्रयोग को रोका जा सकेगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व राष्ट्र के हित की परवाह नहीं करता है, वह उसे रक्षित करने की बजाय उसे तेजी से समाप्त कर देता है। विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ में। विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना सोवियत संघ में 1917 में हुई थी। लेनिन सोवियत संघ के बोल्शेविक क्रांति 1917 के कर्णधार थे। यह प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 का समय था, जब लेनिन ने अपनी विख्यात कृति साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है 1916 में लिखी। इसमें लेनिन ने तर्क दिया कि पूंजीवाद राष्ट्रीय स्तर पर सर्वहारा का शोषण तो करता ही है, पर यह साम्राज्यवाद का जाल बिछाकर अल्प विकसित देशों का शोषण भी करता है। इसी नारे के साथ लेनिन ने रूस में क्रांतिकर समाजवादी राज्य की स्थापना की। थॉमस मूर, फूरियर और रॉबर्ट ओवेन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, स्वप्निल समाजवाद से। थॉमस मूर, फूरियर और रॉबर्ट ओवेन स्वप्निल समाजवाद से प्रभावित थे। निम्न में किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा किया था, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मिलोवान जिलास। मिलोवान जिलास एक समाजवादी नेता थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक न्यू क्लास में साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा की। इनका मानना है कि सोवियत संघ में समाजवादी क्रांति के बाद भी वहां मिश्रित समाजवाद है। वहां कारखाने का मालिक व्यवस्थापक तथा साम्यवादी दल का सचिव अपने आप में एक नया वर्ग बनाए
बन गए हैं जो जनता का शोषण कर रहे हैं। इनका मानना है कि समाजवाद के सभी रूपों में मिश्रित अर्थव्यवस्था बनी रहती है, फिर भी हमारा उद्देश्य वर्गहीन समाज की स्थापना का होना चाहिए और किसी नए वर्ग को पनपने पन, पनपने नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामसी शासक वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता पर अधिक बल देता है। ग्रामसी के अनुसार वर्ग व्यवस्था केवल असमान आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर आधारित है। ग्रामसी का कहना है कि नागरिक समाज द्वारा ही पूंजीवाद वर्चस्व के मूल्यों और मान्यताओं का प्रसार किया जा सकता है। तो इसका सही कथन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। सॉरी, इसका सही कथन बनेगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। ग्रामसी के अनुसार नागरिक समाज की संरचनाएं परिवार, पाठशाला और धार्मिक संस्थाएं इतिहास शासक वर्ग के नियमों को वैधता प्रदान करती हैं। साधारणतः शासक वर्ग अपनी स्थिरता के लिए इन्हीं संरचनाओं की कार्यकुशलता पर आश्रित होता है। तात्पर्य है कि अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मान्यताओं के बल पर शासक बर्जुआ वर्ग आम लोगों की सहमति प्राप्त कर सत्ता में बना रहता है। प्रश्न नंबर 129 है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक इनमें से किस तत्व की उपेक्षा करते हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए धनवान। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक धानवन तत्व की उपेक्षा करते हुए प्राचीन भारतीय विचारकों में मनु ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विषय में अपने मंडल सिद्धांत में मध्यम, विजिगीषु, उदासीन और शत्रु चार मूल प्राकृतिक बताया है। कौटिल्य ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विषय में विजिगीषु और अरे शत्रु, अरे मित्र, मध्यम और उदासीन जैसे 12 राज्यों के समूह का तथा शुक्र ने अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विषय में शत्रु, मित्र, मध्यम और उदासीन आदि राज्यों का वर्णन किया है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लेखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, मार्क्स एकमात्र ऐसा लेखक है जिसकी कृतियों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। कारण आर, जहां पर मार्क्सवाद समाप्त होता है वहीं से अराजकतावाद का आरंभ होता है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है किंतु आर सही है। चूंकि उपयुक्त प्रश्न में कथन ए में मार्क्स के लेखक होने के संदर्भ में समाजवादी परंपरा के लेखकों से पूछा जा रहा है कि सभी लेखकों में यह स्पष्ट नहीं है कि मार्क्स के अतिरिक्त भी अरस्तु, हॉब्स, स्पेंसर, मैकियावेली इत्यादि की रचनाओं को भी हम वैज्ञानिक की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि इनकी रचनाएं तथ्यों के पर्यवेक्षण पर आधारित हैं। उक्त प्रश्न में कारण आर सत्य क्योंकि मार्क्स ने सर्वहारा के अधिनायकत्व अधिनायकत्व से अपने सिद्धांत को समाप्त कर देता है
और उसके पश्चात की व्यवस्था का स्पष्ट चित्रण न करके अराजकता को आमंत्रित करता है। आइए अब अगला देखते हैं। अपना जो भाग है वो राजनीतिक दर्शन का है और राजनीतिक दर्शन का पहला चैप्टर है भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। ये कथन किसका है? ये कथन बार्कर का है। प्रोफेसर बार्कर के अनुसार राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ यूनानियों से होता है। उसका उद्गम यूनानी मस्तिष्क की शांत और स्पष्ट विवेकशीलता से संबंधित है। इस प्रकार आधुनिक राजनीतिक विचारक प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन को राजशास्त्र का उद्गम मानते हैं। निर्मन के शब्दों में यूनानियों की सबसे बड़ी देन यह है कि इन्होंने राजनैतिक चिंतन का आविष्कार किया। इसी बात को प्रोफेसर मैकियावेली ने इस प्रकार लिखा है, राजनीतिक संबंधों पर विचार की जो धारा यूरोपीय जगत में तथा यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित देशों से बह रही है, उसका प्रारंभ यूनानियों से हुआ है। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। ये किसका कथन है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लास्की। उपर्युक्त प्रश्न में पूछा गया कथन लास्की का है। इनका विचार है कि प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से आर्थिक समानता होनी चाहिए। आर्थिक समानता का अभाव व्यक्तिगत के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के समान अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिकार मिलना चाहिए। मनु ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये क्वेश्चन हमारा डिस्प्यूटेड है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मनु ने मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत दोनों का प्रतिपादन किया था। अतः उपर्युक्त प्रश्न के विकल्प ए और बी दोनों ही सत्य हैं। मनु स्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 294 में कहा गया कि स्वामी, मंत्री, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र ये 7 राज्य की प्रकृतियां हैं। इनसे युक्त सक्षोभ राज्य सप्तांग कहलाता है। इसी प्रकार मनु ने परराष्ट्र संबंधों पर विचार करते हुए 2 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये मंडल सिद्धांत तथा षड्गुण नीति कहा गया। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। किसका कथन है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, एम के गांधी। एम के गांधी ने साधन और साध्य की पवित्रता पर विचार करते हुए साधनों की पवित्रता पर अधिक बल दिया। उनकी मान्यता थी कि गलत साधनों से सही साध्य की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने माना कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। गांधीवादी विचारों में निम्न में से कौन से संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गांव और शहर में संघर्ष। गांधीवादी विचारों में गांव और शहर के मध्य संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते हैं। क्रय और पूंजी में संघर्ष के समाधान के लिए ट्रस्टशिप का सिद्धांत, काश्तकार और भूस्वामी तथा ब्राह्मण और दलित संघर्ष के निराकरण के लिए क्रमशः कृषक संगठन और अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन गठित किया था।
इसके अतिरिक्त गांव एवं शहर के मध्य संघर्ष का उल्लेख गांधीवादी विचारधारा में नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, किसने कहा है? जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय सभ्यता के लिए एक खतरा है, ये कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा में विश्व बंधुत्व का तत्व गहरे से समाया हुआ था। उनका मानवतावाद सीमाहीन था। उनके मानवतावाद में जाति, धर्म, भाषा, रंग एवं सीमा जैसे तत्वों का कोई स्थान नहीं था। वे विश्व बंधुत्व के पोषक थे और विश्व की समस्त संस्कृतियों को सुंदर मानते थे। वे भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा के विरोधी थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रवादी होने के साथ साथ ही वे अंतरराष्ट्रीयवाद के भी समर्थक थे। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब बनेगा गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? इसका सही जवाब बनेगा वितरणात्मक। आधुनिक विधिशास्त्री दंड के 4 सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करते हैं: प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, अवरोधक एवं सुधारात्मक। निम्नलिखित में से अनमेल को बताइए। तो इसका सही जवाब बनेगा नेहरू बोस। तिलक और बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी विचारधारा से संबंधित थे। गोपाल कृष्ण गोखले तथा दादा भाई नौरोजी उदारवादी विचारधारा से या नरमपंथी विचारधारा से संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रमुख समाजवादी विचारक थे। विकल्प सी में जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक समाजवादी थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी समाजवादी थे। इस प्रकार सी बेमेल है। अगला है, निम्नांकित में कौन उदारवादी नहीं था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। उग्रवादी विचारों के कारण ये वैलेंटाइन्स रोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक माना। वर्ष 1907 में कांग्रेस के विभाजन के समय लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को साथ लेकर इन्होंने गर्म दल का नेतृत्व किया। गीता रहस्य इनकी प्रमुख रचना है। निम्नलिखित में कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मनु। मनु स्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म की चर्चा की गई है। मनु ने मानव जीवन को उन्नत, प्रगतिशील और राष्ट्र रक्षा राजधर्म और मानव धर्म के मापदंडों के द्वारा राज्य को सुबल और सुव्यवस्थित बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। सप्तांग सिद्धांत का संबंध है, तो इसका सही जवाब बनेगा राजनीतिक व्यवस्था से। भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य का सप्तांग सिद्धांत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इस सिद्धांत के आधार पर राज्य के प्रमुख 7 अंगों क्रमशः स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र का वर्णन करते हुए संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या हुई है। कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रचलन की बात करता है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मॉरिस जोन्स।
मॉरिस जोन्स ने प्रसिद्ध रचना द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल ऑफ इंडिया में भारत के राजनीतिक जीवन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। साधारण शब्दों में इसे राजनीति की विभिन्न शैलियां कह सकते हैं। वे 3 शैलियां निम्न हैं जिनके अनुसार भारतीय राजनीतिक जीवन का संचालन होता है। आधुनिक मॉडर्न भाषा शैली, परंपरावादी भाषा शैली और संतवादी भाषा शैली। निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा सामंत एवं गुरुकुल। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक कौटिल्य ने राज्य के अंगों की चर्चा करते हुए अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण में सप्तांग की चर्चा की। राज्य के सप्तांग अर्थात 7 अंगों का उल्लेख इस प्रकार है: राजा या स्वामी, आमत आमत्य अथवा मंत्री, जनपद या प्रादेशिक क्षेत्र, दुर्ग या किला, राजकोष, दंड या सेना, मित्र अतः सामंत एवं गुरुकुल का उल्लेख इसमें नहीं है। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी 12। मनुस्मृति को 12 अध्यायों में बांटा गया है। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शांति पर्व में कितने सिद्धांत प्रतिपादित हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा 2। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शांति पर्व में दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत दोनों का उल्लेख मिलता है। इनमें से कौन सा चिंतन अर्थशास्त्र परंपरा का चिंतक है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी ब्यातवाद। अर्थशास्त्र परंपरा के चिंतकों में ब्यातवाद को माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। ये कथन किसका है? तो इसका सही जवाब बनेगा मनु का। राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राजा किसी भी गलती के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। राजा यदि चोरी का पता लगाने में असमर्थ है तो ईश्वर के समक्ष पाप का भागीदार होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में कौन सा एक गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी हिंसक कार्य। गांधी जी ने सत्याग्रह में साधन के रूप में हिंसक कार्य शामिल नहीं है। सत्याग्रह के दौरान उपयोग में लाए गए साधन निम्नलिखित हैं: असहयोग, सविनय, अवज्ञा, उपवास, सामाजिक बहिष्कार, धरना प्रदर्शन, हड़ताल और हिजरत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। राजनीति के गांधीवादी मॉडल में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी सत्ता। राजनीति के गांधीवादी मॉडल में सत्ता राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। गांधी जी की नीति धर्म को राजनीति के साथ मिलाते हुए राजनीति को मानवता की सेवा का साधन बनाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। राज्य के संबंध में गांधी के विचार इनमें से किसके निकट थे? तो इसका सही जवाब बनेगा दार्शनिक अराजकतावादी। राज्य के संबंध में गांधी के विचार दार्शनिक अराजकतावादी थे क्योंकि गांधी राज्य विरोधी थे। वे मार्क्सवादियों तथा अराजकतावादियों के समान एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। वे दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारणों के आधार पर राज्य का विरोध करते थे अतः उसके सिद्धांत को दार्शनिक अराजकतावाद कहा जाता है। उनके सिद्धांत को दार्शनिक अराजकतावाद कहा जाता है।
अगला प्रश्न है 22, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, ये यह कथन है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी का। गांधी ने अपनी पुस्तक ट्रूथ इज गॉड में लिखा कि परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। भारत में व्यापक रूप से सत्याग्रह का प्रयोग करने से पूर्व गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ इस अस्त्र का प्रयोग कर चुके थे। निम्न में किसने सत्याग्रह अपनाया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीवादी। अहिंसा के माध्यम से सत्य की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह अपनाया था। प्रश्न नंबर 1936, प्रश्न नंबर 25 है, 1936 में किसने कहा गांधीवादी जैसी कोई चीज नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। गांधी जी की शिक्षाओं को अक्सर गांधीवाद के नाम से संबोधित किया गया, परंतु इस शब्द से उन्हें स्वयं आपत्ति थी। महात्मा गांधी का कहना था कि गांधी जैसी कोई वस्तु नहीं है और मैं अपने बाद कोई संप्रदाय छोड़ना नहीं चाहता। मैं कभी इस बात का दावा नहीं करता हूं कि मैंने कोई नया सिद्धांत चलाया। आप लोग इसे गांधीवाद ना कहें, इसमें बाद जैसा कुछ भी नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गांधी इरविन समझौते के बाद एक सार्वजनिक सभा में गांधी जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि महात्मा गांधी मर सकता परंतु गांधीवादी सदा जीवित रहेगा। गांधी जी ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन मुख्य रूप से अपनी दो पुस्तकों हिंद स्वराज तथा अपनी आत्मकथा मेरे सत्य के प्रयोग में किया। गांधी जी की रचना शांति और युद्ध में अहिंसा, नैतिक धर्म, सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर है, सर्वोदय आदि हैं। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र तथा भारत में यंग इंडिया, हरिजन नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु आदि पत्रों का संपादन किया। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, फिनिक्स। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 1940 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, जबकि 1910 में जोहान्सबर्ग में टाल स्टाय फार्म की स्थापना की। किसने कहा है कि धर्म से वंचित राजनीति का एक मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है? तो इसका सही जवाब बनेगा एम के गांधी। गांधी जी ने राजनीति के आध्यात्मिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धर्म और राजनीति के सम्मिलन पर बल दिया। उनका कहना था कि धर्म विहीन राजनीति एक मौत का फंदा है जो आत्मा को नष्ट कर देती है। प्रश्न नंबर 28 से नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लेखित कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, गांधी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे। कारण है, इनके अनुसार अपवित्र साधन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता नहीं करते। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। साधनों की पवित्रता में विश्वास करते हुए गांधी जी ने मार्क्सवाद एवं फांसीवादियों के विपरीत माना कि साधनों को औचित्य को नहीं बल्कि
साधन साध्य के औचित्य का निर्धारण करते हैं। एक डॉक्टर के रूप में यदि गलत साधनों का प्रयोग करेंगे तो मरीज की दशा अवश्य सोचनीय हो जाएगी। अतः उपयुक्त प्रश्न में कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कथन ए की सही व्याख्या कारण आर करता है। जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, समग्र क्रांति। जयप्रकाश नारायण भारतीय समाजवाद के अग्रणी प्रवक्ता थे। इन्होंने अपना विचार अपनी पुस्तक भाई सोशलिज्म तथा टू बॉर्डर्स स्ट्रगल में व्यक्त किया। इनके अनुसार सोवियत संघ में भ्रष्ट समाजवाद ने सभी राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तियां एक ही जगह केंद्रित कर दी हैं। वह समाजवाद के नाम पर सर्वाधिकारवाद पनप गया है। इसलिए इन्होंने भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को सार्थक बनाने के लिए आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण और मिश्रित अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण माना। इंदिरा सरकार के समय इन्होंने समग्र क्रांति आंदोलन चलाया, जिससे भयभीत होकर सरकार को आपातकालीन लागू करना पड़ा। निम्न में किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है। इसमें दल विहीन राजनीतिक प्रक्रिया का समावेश होगा। इस तंत्र में जनता की सीधी भागीदारी होगी। सत्ता के सभी केंद्र धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे और अंततः बल प्रयोग आधारित राज्य का वास्तविक लोप हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, गांधी के अहिंसा सिद्धांत के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा सही है? आप अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कूटों की सहायता से कीजिए। ये निष्क्रियता नहीं है, इसका मूल सिद्धांत सत्य है, यह कमजोर का शस्त्र है, यह जन सहभागिता का साधन है। आइए इसकी व्याख्या देते हैं। उपयुक्त प्रश्न में सही विकल्प 1, 2 और 4 हैं जो निम्न में से दिए गए हैं। कूट का कोई विकल्प नहीं है। यह एक सर्वविदित तथा तथ्य, कोई भी अहिंसक आंदोलन जन सहभागिता को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 32 है, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। प्रन्यास सिद्धांत अथवा ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन गांधी के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा स्वयं को अपनी संपत्ति का स्वामी न मानकर संरक्षक मानना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गांधी के अनुसार धनी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक जमीन, जायदाद, कारखाने आदि का स्वामी न समझे, अपितु इस समाज की धरोहर माने। इसका प्रयोग अपने लाभ के लिए न कर समाज के कल्याण के लिए करें। गांधी का यह सिद्धांत अपरिग्रह के विचार पर आधारित है। अपरिग्रह का अर्थ है कि मनुष्य को जीवन की आवश्यकताओं से अधिक किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही जवाब बनेगा ट्रस्टीशिप न्यास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब बनेगा डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इस पर विश्वास किया तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, साधनों की विशुद्धता पर।
साधनों की विशुद्धता के संबंध में गांधी जी का विचार था कि गलत रास्ते का चुनाव कर आप अभिष्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। सही लक्ष्य का निर्धारण ही पर्याप्त नहीं बल्कि उसी के अनुरूप साधनों की विशुद्धता भी आवश्यक है। गांधी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन वाक्य सही नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। बाकी सत्याग्रह का शस्त्र अहिंसा है, सही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास वाला होना चाहिए, तो ये भी सही है। सत्याग्रही के विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, तो ये भी सही है। ऑप्शन ए सही नहीं है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसके हृदय को जीत लेना। गांधी के अनुसार सत्याग्रही का सबसे बड़ा अस्त्र अहिंसा है। वह विरोधियों की हिंसा का जवाब कष्ट सहकर देता है। अतः सत्याग्रही विरोधी का हृदय परिवर्तन कर असत्य मार्ग पर चलने से रोक देता है। गांधी ने अपने विचारों को निम्न में से किस आधार पर प्रकट किया है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयोग। गांधी को कोई भी सत्य तब तक स्वीकार नहीं है जब तक वो अपने जीवन में लागू कर न लेते थे। अपने संस्मरणों को उन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग शीर्षक के माध्यम से अभिव्यक्त किया। गांधी विद्यमान व्यवस्था को किसके द्वारा परिवर्तित करना चाहते थे? मूल शिक्षा। 1937 में गांधी जी ने वर्धा में हो रहे शिक्षा सम्मेलन में अपनी मूल शिक्षा की एक योजना प्रस्तुत की जिसमें मैट्रिक स्तर पर अंग्रेजी रहित शिल्प शिक्षा का प्रावधान था। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय सभ्यता संस्कृति के नजदीक थी, साथ ही सामुदायिक जीवन के आधार पर भूत व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई थी। प्रश्न नंबर 39 है गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है, तो इसका सही जवाब बनेगा न्यासधारिता प्रन्यास। गांधी जी का न्यासधारिता का सिद्धांत व्यक्तिगत संपत्ति का निषेध करता है, जो कि समाजवाद की आधारभूत धारणा के समकक्ष है। न्यासधारिता के अंतर्गत पूंजीवादियों को संपत्ति का न्यासी माना गया है, न कि मालिक। वे इस संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक कल्याण के दृष्टिकोण से करेंगे। प्रश्न नंबर 40 है किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया। वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा। तिलक को भारतीय शांति का जनक की संज्ञा किसने दी थी? तो इसका सही जवाब बनेगा वैलेंटाइन सिरोल। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। प्रश्न नंबर 43 है गांधी जी का राजनीतिक गुरु गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्याय प्रेरिता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के
बवंडरों से नहीं हो सकता। यह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आबाड़ी अधिवेशन 1955। कांग्रेस के आबाड़ी अधिवेशन 1955 ने नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है 45, द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो इसका सही जवाब बनेगा हर्ज़बर्ग द्वारा। द्वैतत्वीय सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने किया था। हर्ज़बर्ग के अनुसार कर्मचारी उपलब्ध अनुरक्षक तत्वों के प्रति संतुष्ट रहते हैं और उनमें किसी तरह की वृद्धि से प्रेरित नहीं होते हैं, जबकि कमी से हतोत्साहित होते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, डेविड एप्टर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी राजनीति विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एक सदनवाद। एप्टर ने अपनी कृति द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन में एक सदनवाद को राजनीतिक विश्लेषण की परंपरा में शामिल नहीं किया। प्रश्न नंबर 47 है, यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 47, यह कथन किसका है? कुछ व्यक्ति शासन करें तथा अन्य व्यक्ति शासित हों, यह न केवल एक अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि लाभप्रद भी है। अपने जन्म के समय से ही कुछ व्यक्ति पराधीनता के लिए नियत होते हैं एवं अन्य व्यक्ति शासन करने के लिए। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। अरस्तु के राजनीतिक विचारों में राज्य व्यवस्था के प्रति अगाध आस्था थी। उसका मत था कि राज्य के बिना व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं है। दास प्रथा अरस्तु के काल का एक सत्य था। अरस्तु ने भी इस न्यायोचित बताया था। अरस्तु के कथानुसार कुछ व्यक्ति शासन करें तथा अन्य व्यक्ति शासित हों, यह न केवल एक अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि लाभप्रद भी है। अपने जन्म के समय ही कुछ व्यक्ति पराधीनता के लिए नियत होते हैं एवं अन्य व्यक्ति शासन करने के लिए। प्रश्न नंबर 48 है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादियों को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा किसने दी है? तो इसका सही जवाब बनेगा नाइवर। राइनोहाल्ड नाइवर ने प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान की चर्चा की। प्रकाश की संतान वे लोग हैं जो यह मानते हैं कि साहित्य को अधिक संभव नियमों के अधीन रखना चाहिए और विश्व कल्याण के लिए उस कल्याण के साथ उसका मेल बैठाना चाहिए। दूसरी ओर अंधकार की संतान वे लोग हैं जो अपने संकल्प और हित के अलावा और कोई नियम नहीं जानते। इस आधार पर नाइवर ने अंधकार की संतान यथार्थवाद और दुष्ट और बदमाश तथा प्रकाश की संतान आदर्शवाद को पूर्ण आत्मा मानता है। इसके अनुसार अंधकार की संतान समझदार है क्योंकि वह आत्म संकल्प स्वहित की शक्ति को पहचानते हैं, जबकि प्रकाश के संतान आदर्शवादी मूर्ख हैं क्योंकि वे आत्म संकल्प स्वहित की शक्ति को ठीक से न पहचानने के कारण अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अराजकता अव्यवस्था के खतरे को बहुत छोटा करके देखते हैं। मूने के अनुसार स्टाफ कार के तीन पक्ष कौन कौन से हैं?
तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सूचनात्मक, परामर्शकारी, पर्यवेक्षणात्मक। स्टाफ से तात्पर्य ऐसे प्रमुख कार्यकारी प्रशासनिक संरचना से है जिसमें एक सर्वोच्च अधिकारी होता है जो अपने सहायक कर्मचारियों की सहायता से कार्य का संपादन करता है। मूने के अनुसार स्टाफ कार्य के तीन पक्ष हैं। सूचनात्मक स्टाफ का सूचना संबंधी कार्य यह है कि वह प्रमुख कार्यकारी के लिए उन समस्त सूचनाओं का संग्रह करता है जिसके आधार पर वह निर्णय करता है। परामर्शकारी आवश्यक सूचना देने के साथ साथ यह प्रमुख कार्यकारी को परामर्श भी देता है कि उसके राय में क्या निर्णय किए जाने चाहिए। यद्यपि प्रमुख कार्यकारी इसके लिए सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अधीक्षणात्मक स्टाफ को यह भी देखना होता है कि प्रमुख कार्यकारी ने जो निर्णय लिए वे उपयुक्त सूत्र या व्यवसाय अभिकरणों तक पहुंचा दिए गए हैं और उनके ठीक प्रकार से उन्हें क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जो साथी मेरे चैनल पर नया हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।